हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं सामान्य विज्ञान का छठा पाठ द्रव्य की संरचना पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पहला भाग, कुछ भागों को हमने पढ़ा। शुरू में हम लोगों ने प्रयोग किया, देखा द्रव्य के प्रकार, द्रव्य की अवस्थाएं हम लोगों ने देखा। तो तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, सब लोगों ने देखा कि द्रव्य के 3 प्रकार हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग देखेंगे तत्वों के प्रकार। तत्व के प्रकार क्या हैं? तो तत्व जो हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं, उसे आज हम लोगों को देखना है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। लोहे के कील, पतरा, तांबे की तार, एल्युमिनियम का तार, कोयले का टुकड़ा, ये वस्तुएं लेकर के इसको सैंड पेपर्स में घिस करके उसके देखेंगे, पृष्ठभाग को देखेंगे, प्रत्येक वस्तु पर फिर हथौड़े से थोड़ा आघात करेंगे, चोट पहुंचाएंगे, फिर उसका प्रेक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे। यहाँ पे हम उनको निरीक्षण करने के बाद लिख भी सकते हैं। लोहे के कील पृष्ठभाग पर चमक है कि नहीं है, तो चमक है। आघात करने पर लोहे का टुकड़ा, लोहे की कील क्या होगा, थोड़ा फैलेगा। तांबे का तार, इसमें भी चमक है, इसमें भी आघात करने पर फैलता है। एल्युमिनियम का तार, इसमें भी चमक है, ये भी आघात करने पर फैलता है। कोयले का टुकड़ा चमक नहीं है और आघात करने पर ये टूट जाता है। इसके अनुसार आप यहाँ भी कुछ चीजें भर सकते हैं। पृष्ठभाग पर चमक वाले तत्व कौन कौन से थे इसमें, यानी लोहे की कील, तांबे का तार, एल्युमिनियम, इसमें चमक थी। आघात करने पर फैलने वाले तत्व कौन कौन से फैले, लोहे की कील, तांबे का तार, एल्युमिनियम, ये सब फैला। चमकहीन पृष्ठ वाले यानी कोयला था, आघात करने पर टुकड़ा होने वाला कोयला। तो इस तरह से यहाँ भी हम लिख सकते हैं। अब इसकी थोड़ा और जानकारी लेंगे। ऊपर दी गई कृतियों की वस्तुएं जो थी उसमें क्रमशः लोहा, लोहे का सूत्र है Fe, तांबा Cu, एल्युमिनियम Al और कार्बन C, कोयला कार्बन में आता है, इन तत्वों से बनी हुई हैं। तो उपयुक्त दोनों परीक्षण प्रत्येक वस्तु पर करने पर प्राप्त निरीक्षणों के आधार पर हम ये तालिका भरे हैं। तो हमने देखा कि तत्वों में चमक, क्या क्या चीजें हैं तत्वों में। चमक है, किसी में चमकहीनता है। आघातवर्गता, किसी पर चोट करने पर, आघात करने पर फैल रहा है। भंगुरता, देखो कोई जो है भंगुर हो रहा है, टूट रहा है। तो इस तरह से अलग अलग भौतिक गुणधर्म वाले पदार्थ हैं और फिर उनके आधार पर तत्वों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। प्रारंभ में तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु 2 प्रकार से किया गया था, लेकिन बाद में कुछ अन्य तत्वों की खोज होने के बाद धातु सदृश से एक और धातु उसमें से अलग किया गया, जिसे उप धातु तत्व के नाम से वर्गीकरण में रखा गया। तो इस प्रकार से अभी तत्वों को 3 भागों में बांट दिया गया, धातु, अधातु और उपधातु। तो ये हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे यौगिकों के प्रकार। यौगिक जो हैं हमने पढ़ा, तत्व, यौगिक और मिश्रण, 3 जो द्रव्य के प्रकार हैं उसमें हम लोगों ने तत्व के प्रकार देखा। तत्व 3 प्रकार के हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अब यौगिक कौन है, उनके भी प्रकार हमें देखना है। इसकी भी एक हम प्रयोग कर सकते हैं, आपको करना नहीं है क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस भी है, इसे समझ लेना है। तो इसके लिए वाष्पन पात्र, तिपाई, स्टैंड, बर्नर, ये सब लेना है। रासायनिक पदार्थ, कपूर, चूने का पत्थर, धोने का सोडा, कॉपर, सल्फेट, शक्कर, ग्लूकोज, यूरिया, ये सारी चीजों के लेकर के प्रयोग किया गया है। तो ऐसे स्टैंड लगाया गया है, इसमें देख लीजिए चित्र के माध्यम से। एक्चुअल में आपको करना नहीं है, ये देख लीजिए किया गया है, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो ऐसा बनाया गया है। इसमें क्या किया, वाष्पन पात्र में थोड़ा कपूर लेकर के बर्नर की सहायता से वाष्पन पात्र का कपूर 5 मिनट तीव्रता से गर्म किया गया। वाष्पन पात्र में क्या बचता है देखना है। कपूर के स्थान पर चूने का पत्थर, धोने का सोडा, कॉपर, सल्फेट, शक्कर, ग्लूकोज, यूरिया,
ये सारे पदार्थ को लेकर के कृति की गई। तो इसके बाद क्या उसमें से निष्कर्ष निकला, ये जो है यहाँ पे लिखना है, यानी हम इसके अनुसार, प्रयोग के अनुसार क्या निष्कर्ष निकलता है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। तो उसमें देखेंगे कि किसी में वाष्पन में शेष बचता है, किसी का नहीं बचता है, किसी का रंग जो है वैसे रहता है, किसी का रंग बदल जाता है। इस प्रयोग करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे हमको सामान्य जानकारी ले लेना है। उपर्युक्त कृति में हमने जो देखा उसके अनुसार यहाँ पे निष्कर्ष क्या दिया है उसको देखेंगे। तीव्र उष्मा देने पर कुछ यौगिकों से अवशेष प्राप्त होती है। जो कुछ यौगिक का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें से कुछ में अवशेष प्राप्त होते हैं, कुछ शेष रह जाते हैं, और कुछ यौगिकों में अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं, और या तो वे काला हो जाते हैं, कि अवशेष जो है ये तो काला हो जाते हैं, कुछ के बचते हैं, कुछ के नहीं बचते हैं, या तो काला हो जाते हैं। ये काला अवशेष मुख्यतः कार्बन से बना होता है, जो काला होता है वो कार्बन से बना होता है। उसी प्रकार से इन यौगिकों को हवा में तीव्रता से गर्म करने पर उनका ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर के कुछ गैसीय पदार्थ भी बनते हैं, और ज्वलन पूर्ण न होने पर पूरी तरह से वो जलते नहीं हैं, यानी कुछ उसका भाग रह जाते नहीं, तो अवशेष रह जाते हैं, और वो अवशेष काले रंग के कार्बन के जैसा दिखाई देता है। तो इन यौगिकों को सेंद्रीय यौगिक कहते हैं। जो इस तरह से अवशेष बच जाते हैं, इनको सेंद्रीय यौगिक या कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कार्बोज, प्रथिन, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, पेट्रोल, रसोई गैस, ये सारी चीजें। ये द्रव्य सेंद्रीय यौगिक से बने हुए हैं, इनमें अवशेष बचता है। तो इनको जो किससे बने हैं, सेंद्रीय यौगिकों से बने हुए हैं। तो ये जो ऊपर कृति की गई उसमें कपूर, शक्कर, ग्लूकोज, ये जो है इस तरह के जो पदार्थ हैं, यूरिया, ये सभी सेंद्रीय यौगिक हैं। इसके विपरीत तीव्र उष्मा देने पर जिन यौगिकों का अपघटन होकर पीछे अवशेष बचता है वह असेंद्रीय, जो अवशेष बच जाते हैं उनको असेंद्रीय या अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। कौन कौन से शेष बचेंगे, नमक, सोडा, जंग, कॉपर, सल्फेट, चूना का पत्थर, इनके अवशेष बचते हैं, इसलिए इनको अकार्बनिक यौगिक कहा गया है, यह कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसके अलावा यौगिकों का और एक प्रकार है और वह है जटिल यौगिक, इसको जटिल यौगिक कहते हैं। जटिल यौगिकों के अणुओं में अनेक परमाणुओं से बनी जटिल संरचना होती है, इनकी संरचना जटिल होती है, और इस संरचना के मध्य भाग में धातु के परमाणुओं का भी समावेश होता है। मैग्नीशियम का समावेश वाला क्लोरोफिल, लोहे का समावेश वाला हीमोग्लोबिन और कोबाल्ट का समावेश वाला साइनोकोबाल्मीन, जीवन सत्व B12 जिसको कहते हैं, ये जटिल यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं, यानी ये जटिल यौगिक हैं। यौगिकों के अणुओं में अलग अलग परमाणु रासायनिक बंधों से जुड़े होते हैं। जो यौगिक हैं इनके अणु अलग अलग परमाणु रासायनिक बंधों से जुड़े होते हैं। तो इसको हम और आगे दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे मिश्रण के प्रकार। मिश्रण जो है इसके प्रकार क्या है, तो इसका भी प्रयोग किया गया है। 3 बीकर लिया गया, पहले बीकर में थोड़ी रेत पानी लेकर, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट और कैलाश पानी लेकर, तीसरे बीकर में कॉपर सल्फेट और रेत लेकर, सभी बीकरों में लिए गए द्रव्य को हिलाया गया, होने वाले परिवर्तनों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के आधार पर एक तालिका पूर्ण करना है। तो इसको हम जब प्रयोग करेंगे तो इसको करेंगे, इसमें क्या अवस्थाएं होंगी, ये सामान्य जानकारी यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो एक ऐसी संरचना वाले द्रव्य के भाग को प्रावस्था निरीक्षण के आधार पर नीचे जो तालिका पूर्ण की गई है करना है। एक जैसी मतलब जिसकी संरचना एक जैसी संरचना वाले द्रव्य के भाग को प्रावस्था फेज कहते हैं। जिसकी संरचना एक जैसे द्रव्य से हुई है ऐसे द्रव्य को प्रावस्था फेज कहते हैं। यानी एक जैसी संरचना वाले द्रव्य के भाग को प्रावस्था फेज कहते हैं, फेज हैं। हिलाने के पश्चात उपर्युक्त कृति में प्रत्येक बीकर में कितनी प्रावस्थाएं दिखाई देती हैं? जब मिश्रण के सभी घटक मिलकर
जब मिश्रण के सभी घटक मिलकर एक ही प्रावस्था में होती हैं, मिश्रण के सभी घटक मिलकर के एक प्रावस्था में हो जाती हैं, तब उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। एक ही अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, जो अलग अलग मिश्रण है, अलग अलग वस्तुएं हैं, वो एक हो जाती हैं, तो उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। जब मिश्रण के घटक दो या अधिक अवस्थाओं में विभाजित होते हैं, जब मिश्रण के घटक दो या उससे भी अधिक अवस्थाओं में विभाजित होते हैं, तब उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, दो प्रकार का मिश्रण बताया गया है। तो जो है इसके बाद इसमें और कुछ हम देख सकते हैं, कुछ ध्यान देने वाली चीजें हैं, पढ़ लेते हैं, पहले देख लेते हैं। किसी ठोस के एकत्रित या एक पात्र में रखे सभी कण मिलकर एक ही प्रावस्था होती है। कोई ठोस जो होता है उसके जो एक पात्र में रखे गए हैं, यहाँ सभी कण मिलकर के एक ही प्रावस्था को प्राप्त होते हैं। जैसे पत्थरों का ढेर, पत्थर का ढेर लगाया गया है, ये कैसे बने हैं? सभी एक ही कण से, एक ही तरह के कण से बने हैं, तो इनको एक ही प्रावस्था प्राप्त होती है। द्रव रूप वाले पदार्थ जो होते हैं उसमें घुलनशील सभी पदार्थ मिलकर एक ही प्रावस्था हो जाती है। द्रव पदार्थ में जो पदार्थ घुल जाता है वह भी इसी में समाहित हो जाने के कारण वह भी एक ही प्रावस्था को प्राप्त होता है। जैसे समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी में नमक घुल जाता है, नमक भी पानी के साथ मिल जाने के बाद वो भी एक ही प्रावस्था को प्राप्त हो जाता है। एक द्रव की या एकत्रित या एक पात्र की सभी बूंदें मिलकर एक ही प्रावस्था होती हैं। सभी बूंदें एक पात्र में जो हैं सब मिल जाती हैं, मिलने के बाद एक ही प्रावस्था को प्राप्त हो जाती हैं। जैसे बारिश का पानी है, बारिश का पानी अलग अलग बूंदें हैं, लेकिन नीचे गिरने के बाद सब एक ही में मिल जाती हैं। एक ही पात्र में या एकत्र परंतु एक दूसरे में न मिलने वाली द्रव की प्रावस्था स्वतंत्र होती है। कुछ ऐसे भी द्रव हैं जिनको जो एक में मिलते नहीं हैं, तो इनको ऐसे द्रवों की प्रावस्था स्वतंत्र होती है। जैसे तेल और पानी, पानी में तेल डालने पर तेल आपको तैरते हुए दिखता है, यानी तेल पानी में मिश्रित नहीं हुआ। एकत्रित सभी गैसीय पदार्थों की मिलकर एक ही प्रावस्था होती है। गैस वाले जो पदार्थ हैं, गैसीय पदार्थ हैं, गैस है, ये भी एक ही अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं। ये कई गैस भी मिलके एक ही में समाहित हो जाती हैं, इसलिए इनको भी एक ही प्रावस्था प्राप्त होती है। जैसे हवा है, हवा में कई गैसें हैं लेकिन सब मिलकर एक हो जाती हैं। तो इस तरह से और कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रयोग करने के लिए इसमें क्या किया गया है, तो इस प्रयोग को कर सकते हैं, देख सकते हैं। 3 बीकर लेना है, पहले बीकर में 10 ग्राम नमक लेना है, दूसरे बीकर में 10 ग्राम लकड़ी का बुरादा, तीसरे बीकर में 10 मिलीलीटर दूध लेना है। 3 बीकर लेकर इस तरह से 3 पदार्थ लेना है। तीनों बीकरों में 100 मिलीलीटर पानी डालकर हिलाना है। एक हिलाने के बाद क्या होगा, एक पानी की स्वतंत्र प्रावस्था किस मिश्रण में दिखाई देती है, पानी की स्वतंत्र प्रावस्था किस मिश्रण में दिखाई देती है, निरीक्षण करना है। ऊर्ध्वाधर रखे कागज के सामने तीनों बीकर रख करके विपरीत दिशा से लेजर किरणें डालो, लेजर किरण डालना है। लेजर किरणों का उपयोग मतलब आपको नहीं करना है इस समय, ये सब चीजें करना नहीं है, वैसे सामान्य जानकारी के लिए पढ़ना है। उसी समय बीकर के सामने रखे कागज पर क्या दिखाई देता है, ये सब चीजें आप नहीं करेंगे। उसी प्रकार बीकर को बाजू में से देखना है। छानने के लिए शंकु पात्र, कीप और छन्ना कागज का उपयोग कर तीनों विन्यास बनाना है। तीनों बीकरों के मिश्रण हिलाकर उन्हें छानना है। सभी निरीक्षण देख करके यहाँ करना है, तो प्रयोग आपको करना नहीं है। आप इसे सामान्य जानकारी के लिए पढ़ा गया, आपको एक्चुअल में जब स्कूल खुलेंगे तो प्रयोगशालाओं में प्रयोग करेंगे। अभी केवल जानकारी के लिए हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे द्रव्य। द्रव्य क्या है? द्रव्य 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को द्रव्य कहते हैं। जो प्रकृतियां की गई हैं, पहले बीकर में पानी और नमक, इन 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण बनता है।
अभी हमने पढ़ा पानी और नमक दोनों एक में समा जाते हैं, इसलिए इसको समांगी मिश्रण कहते हैं। ये समांगी मिश्रण है। उसे नमक का पानी में द्रव्य कहते हैं, उसे नमक का पानी जो मिल जाता है तो द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य में जो घटक पदार्थ सबसे अधिक अनुपात में होता है उसे विलायक कहते हैं। द्रव्य में जो पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में होता है उसे ही विलायक कहते हैं। और विलायक की तुलना में कम अनुपात में होने वाले अन्य घटक पदार्थों को विलेय कहते हैं। जो विलायक की तुलना में दूसरा पदार्थ उससे कम होता है उसे विलेय कहते हैं। तो विलेय विलायक में मिल करके द्रव्य बनने की क्रिया अर्थात घुलना होता है। विलायक में विलेय क्या होता है? घुल जाता है, और एक क्रिया होने के बाद द्रव्य बनने की क्रिया अर्थात घुलना, इसको घुलना कहते हैं कि पदार्थ घुल गया। द्रव्य के घटकों की अवस्थाओं के आधार पर द्रव्य के भी अनेक प्रकार होते हैं। समुद्र का पानी, पानी में घुला कॉपर सल्फेट, पानी में घुला नमक, शक्कर की चाशनी, ये सारे द्रव्य जो है द्रव्य ठोस है, इस प्रकार के हैं। इसके अलावा द्रव्य में द्रव, उदाहरण विनेगर, विरल, सल्फ्यूरिक अम्ल, गैस में गैस जैसे हवा, ठोस में ठोस जैसे पीतल, इसमें इस्पात, स्टेनलेस स्टील, ऐसी मिश्र धातुएं हैं। यानी ये मिश्रण है लेकिन उसमें दूसरी धातु जो है वह भी विद्यमान है। द्रव्य में वायु भी रहती है, जैसे क्लोरीन युक्त जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें भी दो चीजें हैं। द्रव्य के ऐसे भी प्रकार हैं। तो समांगी मिश्रण अर्थात द्रव्य की संगठन संपूर्ण मिश्रण में एक समान होता है। विलायक पारदर्शक द्रव्य हो तो द्रव्य भी पारदर्शक होता है। अगर विलायक पारदर्शक द्रव हो तो द्रव्य भी, जो उसका द्रव्य बनेगा वो भी पारदर्शक होता है, और वह छन्ना कागज से आर पार जाता है, छन्ना कागज से आर पार जा सकता है। निलंबन क्या है? सस्पेंशन। ऊपर दी गई कृति में दूसरे बीकर में पानी और लकड़ी का बुरादा, इन दो पदार्थों का विषमांगी मिश्रण बना। इसको, यह द्रव और ठोस का मिश्रण है। द्रव और ठोस इनके विषमांगी मिश्रण है, इसको ही निलंबन कहते हैं। निलंबन में ठोस कणों का व्यास 10⁻⁻⁴ मीटर से अधिक होता है, इसलिए इसमें से प्रकाश का गमन नहीं होता है। सामान्य छन्ना कागज पर ये ठोस कण अवशेष के रूप में बच जाते हैं, ये छनते नहीं हैं। तो इस तरह से छानने की क्रिया से निलंबन के द्रव और ठोस घटक अलग अलग हो जाते हैं। इसमें ठोस अलग हो जाएगा, द्रव अलग हो जाएगा। द्रव गिर जाएगा, ठोस पे रुक जाएगा। कलिल क्या है? तो ऊपर जो कृतियां की गई उसी में से इसका भी लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है। तीसरा बीकर जो था उसमें क्या था? पानी और दूध का मिश्रण था। ये जो है अर्ध पारदर्शक है। पानी में जब दूध मिल जाता है तो ये पारदर्शक नहीं रह जाता है, इसको अर्ध पारदर्शक यानी थोड़ा इसमें पारदर्शिता रहती है। इस मिश्रण के पृष्ठभाग पर प्रकाश का आपतन करने पर उसका कुछ अनुपात में गमन होता है और कुछ अनुपात में बिखर जाता है। कुछ अनुपात में तो गमन होता है और कुछ अनुपात में बिखराव भी होता है। इसके कारण यह है, इसका कारण क्या है कि इस विषमांगी मिश्रण में, ये विषमांगी मिश्रण है, ये पानी की प्रावस्था में दूध की प्रावस्था के सूक्ष्म कण सर्वत्र बिखरी हुई स्थिति में होते हैं। पानी के कण में दूध के भी कण बिखरे हुए हैं और इन कणों का व्यास कितना होता है? इन कणों का व्यास 10⁻⁻⁵ होता है, 5 मीटर होता है। 10⁻⁵ मीटर के आसपास होता है। तो ऐसे विषमांगी मिश्रण को कलिल कहते हैं। जो इस तरह का मिश्रण बनता है इसे ही कलिल कहते हैं। कलिल के कणों के व्यास की अपेक्षा छन्ना कागज के छिद्र बड़े होते हैं, अतः छानने की क्रिया में कलिल इस विषमांगी द्रव का पृथक्करण नहीं होता है। दूध में से पानी या पानी में से दूध अलग नहीं कर सकते हैं। दूध स्वयं एक कलिल है। इसमें पानी, इस माध्यम से में प्रथिन, स्निग्ध पदार्थ आदि के ठोस कण और द्रव बूंदें जिनका व्यास 10⁻⁵ मीटर के आसपास होता है, बिखरे होते हैं। इसके अलावा गैस में ठोस
जैसे धुआं है, गैस में द्रव, जैसे कोहरा बादल है, जैसे और भी कलिल के अनेक उदाहरण हैं, अनेक प्रकार हैं। यौगिकों को और थोड़ा जानकारी यौगिकों के बारे में लेना है तो द्रव्य के प्रकारों का अध्ययन हमने किया, हमने देखा तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये तीनों प्रकारों को हमने देखा, इनके कौन से प्रकार है वो भी देखा। तो थोड़ा और भी जानकारी आगे प्राप्त करते हैं। वो क्या है कि तत्व अर्थात सबसे सरल संरचना वाला द्रव्य का प्रकार है। तत्व जो होता है इसमें से वो सबसे सरल संरचना वाला प्रकार है। यौगिक और मिश्रण की संरचना थोड़ा जटिल है और ये दो या दो से अधिक घटकों से बने होते हैं। ये घटक एक दूसरे से जुड़ी हुई स्थिति में हैं या स्वतंत्र हैं। इस आधार पर वे द्रव्य यौगिक हैं। उनको इसीलिए यौगिक या मिश्रण कहा जाता है। उनकी संरचना के अनुसार उनका नाम दिया जाता है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और कुछ चीजें रह जा रही हैं तो इसको हम लोग दूसरे दिन देखेंगे। धन्यवाद।